जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 26 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आप लोग निश्चित तौर पे पढ़ें। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति में किस तरह से अपराधीकरण बढ़ रहे हैं, आपराधिक छवि के लोग राजनीति में किस तरह से आ रहे हैं, उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। इसको आप लोग एक बार पढ़ें। इसको लेकर के एक एडिटोरियल दिया हुआ, वहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस कर देंगे आपके साथ। तालिबान से रिश्तों पे पुनर्विचार संभव। तो तालिबान से जो हमारा क्या रिलेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के पुनर्विचार कर रही है सरकार। मेरा पर्सनल मानना है, और कई एडिटोरियल मैंने पढ़ा है, वहाँ पे मैंने डिस्कशन किया है आपके साथ। मेरा पर्सनल मानना है कि तालिबान के साथ बातचीत के रास्ते भारत सरकार को खुले रखना चाहिए। 1996 से लेकर के जब और 2001 तक जब तालिबान की सरकार थी अफगानिस्तान में, तो भारत ने किसी तरह का कोई संबंध तालिबान से नहीं रखा था और इसका खामियाजा भारत सरकार को भुगतना पड़ा था। तो मेरा मानना है कि तालिबान से भी बातचीत का एक रास्ता खुला रहना चाहिए। उसके कई सारे पर्सपेक्टिव हैं। एक तो भारत की अपनी हित है। जब वैदेशिक संबंध स्थापित होता है किसी देशों के साथ, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका अपना इंटरेस्ट, भारत का अपना इंटरेस्ट। भारत की कई सारी परियोजनाएं जो है अफगानिस्तान में चल रही है, कई सारे भारत ने इन्वेस्टमेंट किए हैं। सलमा बांध भारत ने बनाया है। अफगानिस्तान की जो संसद भवन है वो भारत ने निर्माण किया है। वहाँ पे कई सारे रोड कंस्ट्रक्शन भारत ने किए हैं। तो भारत का अपना हित भी अफगानिस्तान में है। तो एक बातचीत का एक रास्ता निश्चित तौर पे खुला रखना चाहिए भारत सरकार को। तालिबान का तरफदार रूस भी काबुल से निकालने लगा अपना नागरिक। तो जो रूस है वो कहीं न कहीं तालिबान का तरफदार है। इसी तरह से आप देखोगे चीन है, पाकिस्तान है, तो रशिया भी अफगानिस्तान से अपने नागरिक को निकालने लगा। और आपने सुना होगा 2 से 3 दिन पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और रशिया के राष्ट्रपति दोनों के बीच में तालिबान को लेकर के बातचीत हुई, और इसी बातचीत में हो सकता है इस तरह का कोई निर्णय लिया गया होगा। अब देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। गन्ने का उचित लाभकारी मूल्य 5 रुपये बढ़ा। यहाँ पे दिया हुआ गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य जो डिसाइड किया गया है, वो डिसाइड किया गया है 2021-22 के लिए 290 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये डायरेक्टली वनडे एग्जाम वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP कितना डिसाइड किया गया है। तो 290 रुपये प्रति क्विंटल ये डिसाइड किया गया है 2021-22 के लिए। तो बस ये याद रख लेना। देखो, इम्पॉर्टेंट क्यों है, गन्ने के मूल्य को लेकर के देश भर में राजनीति होती है और इसको लेकर के स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA की कल मीटिंग हुई है, और CCEA की मीटिंग के द्वारा ही जो है इसको डिसाइड किया जाता है कि गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य क्या होगा। अब देखो, 290 रुपये प्रति क्विंटल ये तो डिसाइड किया गया। अब इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार जो होती है, राज्य सरकार भी अपना कुछ इनपुट देती है। जैसे मान लो केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि 290 रुपये प्रति क्विंटल हम देंगे, राज्य सरकार उसमें कुछ बोनस डाल करके जो है गन्ना के जो मिल मालिक है उस मिल मालिक को पैसा देता है, और मिल मालिक क्या करता है कि फाइनली किसान को पैसा देता है प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब ये जो बोनस होता है, इसी बोनस को लेकर के देश भर में राजनीति होती है। किसी राज्य में अगर चुनाव का समय नज़दीक होगा तो वहाँ पे बोनस सरकार अधिक देगी। जैसे अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ की सरकार क्या करेगी कि बोनस को बढ़ा देगी, और जहाँ पे चुनाव नहीं होता वहाँ बोनस को कम कर देता है। तो इसको लेकर के जो है देश भर में राजनीति चलते रहता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें गन्ना मालिकों को पैसा मिलता है। गन्ना के जो मिल मालिक है उस मिल मालिक को पैसा दिया जाता है। तो ये जो भी पैसा होगा 290 रुपये केंद्र सरकार देगी, साथ ही साथ राज्य सरकार बोनस देगी। ये देगी आपको शुगर मिल ऑनर को, और शुगर मिल ऑनर के माध्यम से किसानों को पैसा मिलता है। तो इस तरह से गन्ना के केस में स्पेशल हमारे देश में इस तरह का प्रोविज़न होता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि हम गन्ना का एक अच्छा निर्यातक हैं, लेकिन भारत के गन्ना को कंपटीशन मिलता है, भारत के चीनी उद्योग को कंपटीशन मिलता है आपको ब्राज़ील से। इसलिए गन्ना उद्योग में जो हम निर्यात करते हैं, उस निर्यात करने के लिए हम जो निर्यातक हैं, उस निर्यातक को हम
पैसा देते हैं, उस निर्यातक को हम विशेष इंसेंटिव देते हैं ताकि उसको सस्ते कीमत पे विश्व बाजार में गन्ना का निर्यात कर सके और ब्राज़ील से जो गन्ना आती है उस ब्राज़ील से गन्ना को इनकाउंटर कर सके, मतलब उसका प्रतिस्पर्धी बन सके, क्योंकि ब्राज़ील में गन्ना काफ़ी सस्ती होती हैं। बाकी ये अलग टॉपिक है, इस टॉपिक पे कभी फिर से डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उचित लाभकारी मूल्य 5 रुपये बढ़ा है, 290 रुपये हो गया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो ये इशू है, ये इशू को कई बार हमने डिस्कस किया है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। अरावली 18 एकड़ में फैले आलिशान फार्म ढाया गया, ये अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। अधिक इम्पोर्टेंट आपको ये समझना होगा कि भारत का जो मैप है, जैसे मान लो ये भारत का मैप है और यहाँ पे ढंग से बन नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर राजस्थान है मान लो, यहाँ पे यहाँ से लेकर के दिल्ली तक ये जो है आपको अरावली का सेक्टर है। अरावली का क्षेत्र दिल्ली तक फैला हुआ, राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ, गुरुग्राम वगैरह तक ये पूरा फैला हुआ। तो ऐसे कंडीशन में हमारे देश में जो मानसून आती है, तो मानसून जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आती है सबसे पहले इधर आती है, और यहाँ से क्या होता है कि टकराने के बाद जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ है उसको टकराने के बाद ये मूर्ति है अरावली सेक्टर में, अरावली के क्षेत्र में मूर्ति है, और अरावली से टकरा करके ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, हरियाणा वगैरह में ये बारिश करती हैं। अगर ये अरावली नहीं हो तो क्या होगा कि इधर से जो मानसून जाएगी, नॉर्थ ईस्ट से जो मानसून इधर जाएगी, वो मानसून क्या करेगा कि सीधे क्रॉस कर जाएगा, यानी दिल्ली के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बारिश नहीं होगा। तो इसलिए अरावली हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों अरावली इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस एरिया में जो है दिल्ली के एरिया हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, इस जगह जो है बारिश होती है, इसका रीजन है अरावली पर्वत। अगर अरावली नहीं होगा तो यहाँ पे बारिश नहीं होगा, यहाँ भी रेगिस्तान हो जाएगा राजस्थान की तरह पूरी तरह से। तो इसलिए जो है सरकार कोशिश कर रही है कि अरावली को किस तरह से संरक्षित किया जाए, इसको लेकर के सरकार कोशिश कर रही है। आज से 2 वर्ष पहले एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था कि अरावली की लगभग 40 चोटी जो है वो गायब है, यानी 40 जो उसका पहाड़ है वो गायब है, यानी अरावली पे उत्खनन की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। तो इसी को रोकने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तो बेसिक इशू आपको समझना चाहिए, मानसून किस तरह से अरावली पे डिपेंडेंट है भारत में, वर्षा किस तरह से अरावली पे भारत में डिपेंडेंट है, उसको लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गांव में 100 दिन चलेगा सुजलाम स्वच्छता अभियान। तो अमृत महोत्सव के उत्सव पे जो है सुजलाम अभियान की शुरुआत किया गया है। ये गांव में 100 दिन का स्वच्छता कार्यक्रम है, बस ये याद रख लेना, बाकी इसको आप लोग पढ़ लेना एक बार पूरा। एटलीस्ट जिस न्यूज़ को मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ उसको आप लोग को पढ़ना जरूर चाहिए। देखो, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में शामिल हो सकती 8 और जातियां। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 105वां संविधान संशोधन हाल में हुआ है, और 105वां संविधान संशोधन में ये अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? ये अधिकार दिया गया है राज्यों को कि वो अपने यहाँ ओबीसी के वर्ग का निर्धारण कर सकेगी, यानी राज्यों के पास ये अधिकार होगा कि कौन सी जाति ओबीसी है या कौन सी जाति ओबीसी नहीं है, इसका निर्धारण अब राज्य सरकार कर पाएंगे। तो ये 105वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सरकारों को शक्ति दिया गया, और उसी के तहत उत्तर प्रदेश में 8 और जातियों को ओबीसी में शामिल किया जा सकता है। देखो, कुछ संविधान संशोधन आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि 99 से लेकर के 105 तक आपको याद होना चाहिए। 99 में जो है NJAC का प्रोविजन था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रोविजन था, जिसको नल एंड वॉइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी इसको समाप्त कर दिया गया। 100 संविधान संशोधन में जो है हमने कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया उसको, और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत में आया, तो उसको लेकर के प्रोविज़न किया गया था 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 101 संविधान संशोधन आप देखोगे तो जीएसटी का प्रोविज़न किया गया था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था 101 संविधान संशोधन से। 102 अगर आप देखोगे तो 102 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102 संविधान संशोधन के माध्यम से।
और 103 अगर आप देखोगे तो EWS को आरक्षण दिया गया था 103 संविधान संशोधन के माध्यम से। 104 संविधान संशोधन में देखोगे तो दो काम किया गया था यहाँ पे। एक तो ये किया गया था कि लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में जो एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं, निर्वाचित करते हैं, सॉरी चुनाव नहीं होता है, निर्वाचित करते हैं। तो लोकसभा में पहले क्या होता था कि आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन का निर्वाचित करते थे राष्ट्रपति, और 333 के तहत जो है राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन का निर्वाचन करते थे राज्य विधानसभा में। तो लोकसभा में 2 होता था और राज्य विधानसभा में 1 होता था। आर्टिकल 331 और 333 के तहत जिसको समाप्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ लोकसभा में SC के लिए आरक्षण जो है वो उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। पहले 2026 तक ये था, अब इसको 2026 से लेकर के 2036 तक कर दिया गया है। SC ST के आरक्षण को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। और 105वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सरकारों को यह शक्ति दिया गया है कि वो अपने यहाँ निर्धारण कर पाए कि कौन सी कास्ट OBC है या नहीं है। तो ये बेसिकली 6 संविधान संशोधन जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, इन 6 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखो, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लगातार मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। हिमालय की 4 घाटियों के ग्लेशियर पिघले और बन गए 1475 झीलें हैं। तो ग्लेशियर पिघल रही है और उसका झील बन रहा है, इस तरह का झील बन रहा है। अब देखो, जो ग्लेशियर होता है, जैसे मान लो ये बर्फ़ होता है, तो बर्फ़ क्या करता है कि अगर सूरज की रोशनी बर्फ़ पे पड़ेगी तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है बर्फ़। लेकिन वहीं पे अगर मान लो ये पानी है, ये पानी है, झील है या जो भी है, समुद्र है, तो यहाँ पे अगर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो उसको क्या करेगा, सोख लेगा। तो सोखेगा अगर सूरज की रोशनी, तो इसका मतलब है कि वो तापमान बढ़ा देगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देगा, ठीक है, धरती का टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो इसलिए हमारे लिए ग्लेशियर जरूरी है, क्योंकि ग्लेशियर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि समुद्र जो होता है या पानी जो होता है वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके धरती की तापन क्षमता बढ़ा देता है, धरती का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देता है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट कर सकते हो। ये इम्पैक्ट है कि 1475 झील जो है, झील बन चुकी है ग्लेशियर पिघल करके। निश्चित तौर पे विश्व के लिए खतरे की घंटी बज रही है। अभी इस विश्व के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत सारा कंसिक्वेंसेस है। अभी जो दिख रहा है आपको, जैसे महाराष्ट्र में आपको बाढ़ दिख रहा होगा, वहाँ पे बाढ़ की घटना थी। बिहार में वर्तमान में बाढ़ की घटना थी। कई जगह बादल फटने की घटना है। उसके बाद आपने देखा होगा टोकटे तूफान की तीव्रता काफ़ी बढ़ गई है पहले कंपेयर। टोकटे तूफान आया था, ओखा तूफान वगैरह आया था, कई सारे तूफान आए थे। ये तो इंडिया में इम्पैक्ट है। इसके अलावा देखो अमेरिका में इम्पैक्ट देखोगे तो अमेरिका का टेम्परेचर जो है, कैलिफोर्निया सिटी का, जो अमेरिका ठंडा सिटी माना जाता है, ठंडा प्रदेश माना जाता है, वहाँ का टेम्परेचर लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, जो काफ़ी ज़्यादा था। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग की घटना आप देखोगे। ब्राज़ील में, जो विश्व का हृदय कहा जाता है, विश्व का हार्ट कहा जाता है, ब्राज़ील का जंगल, अमेजन का जंगल, उस जंगल में आग की घटना। तो ये सारी घटनाएं जो है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे जर्मनी में बाढ़ की घटना, तो ये सारा का सारा ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। तो अभी वर्तमान में मानव पे सबसे बड़ा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। देखो, यहाँ पे एक तो हमारे देश के CDS का स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान में अगर आतंकवादी सक्रिय हुए तो उसका भारत निश्चित तौर पे जवाब देगा। दूसरा यहाँ पे है कि भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं जो है संयुक्त अभ्यास करेगी। कचाक नाम से ये अभ्यास होता है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो एक मुद्दा दिया हुआ काफ़ी इंटरेस्टिंग। क्या अफगानिस्तान के हितों की रक्षा के लिए भारत को अफगान समस्या में अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ानी चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये पूछा है, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान के हितों की रक्षा के लिए भारत को अफगानिस्तान या अफगान समस्या में अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ानी चाहिए? मेरे ख्याल से बढ़ाना चाहिए, निश्चित तौर पर बढ़ाना चाहिए।
देखो अफगानिस्तान पे जयशंकर ने ब्रिटेन विदेश मंत्री से की बात, एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरह से जो है कनाडा 31 के बाद अफगानिस्तान में रखेगा सेना, ट्रूडो कनाडा के राष्ट्रपति का ये कहना है। दूसरी तरफ से 31 अगस्त 2021 तक अमेरिका ने कहा है कि वो अफगानिस्तान से पूरी तरह से अपनी सेना को वापस कर लेंगे। लेकिन नाटो के देश का कहना है कि हम 31 अगस्त तक अपनी सेना 31 अगस्त के बाद भी अपनी सेना रखेंगे अफगानिस्तान में, क्योंकि हमें अपने सैनिकों को अपने नागरिकों को वापस लाना है। तो वर्तमान में देख रहोगे तो किस तरह से नाटो के साथ जिस तरह से अमेरिका की भूमिका होती थी, जिस तरह से नाटो को अमेरिका लीड कर रहा था अफगानिस्तान की समस्या में, उस तरह से नाटो को लीड नहीं कर रहा अमेरिका। अमेरिका पीछे हट रहा। अमेरिका 31 अगस्त तक अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा, लेकिन नाटो के देश जो है अपने सैनिकों को अफगानिस्तान में रखेंगे, क्योंकि अभी उनके काफ़ी अभी सहयोगी हैं, काफ़ी उनके जो नागरिक हैं अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हैं, जिसे उसे निकालना है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए अमेरिका किस तरह से तालिबान के मुद्दे पे विश्व समुदाय से भाग रहा है, किस तरह से पीठ दिखा रहा है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पे देखो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस भी करता था कि तालिबान, दो तालिबान है। एक तालिबान है अफगान तालिबान जो अफगानिस्तान में शरीयत लाना चाहता है, उसके लिए काम कर रहा है। और दूसरा तालिबान है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये उसी तरह से शरीयत लाना चाहता है पाकिस्तान में। तो तालिबान, अफगान तालिबान है, उसका सपोर्ट करता है पाकिस्तान। लेकिन तालिबान दोनों मिला हुआ है। अगर ढंग से आप देखो, एनालिसिस करो इस चीज़ का कि तालिबान जो है दोनों, चूँकि दोनों का सेम रूल है, दोनों का सेम सोच है, सेम दृष्टिकोण है। एक तरफ जहाँ अफगान तालिबान अफगानिस्तान में शरीयत कानून लाना चाहता है, मुल्लाओं के कानून को वापस लाना चाहता है, उसी तरह से TTP जो है पाकिस्तान में तालिबान को वापस लाना चाहता है, पाकिस्तान में शरीयत कानून को वापस लाना चाहता है, पाकिस्तान में पुराने कानून को वापस लाना चाहता है। शरीयत कानून मतलब क्या हुआ? शरीयत कानून का जो मतलब होता है कि लगभग आज से 1000 वर्ष पुरानी जो कानून थी, जिसमें अगर आप झूठ बोलते थे तो आपकी जीभ काट लिया जाता था, आप अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपके हाथ काट लिया जाता था, आपको मृत्युदंड की सजा सुनाई जानी थी तो आपको क्या कहता था कि ज़मीन के नीचे धंसा करके पत्थर से आपको मारा जाता था। ज़मीन के नीचे, मान लो आपको पूरा ज़मीन के नीचे डाल दिया गया है और बाहर से कुछ लोग आपके शरीर पे पत्थर फेंक करके आपको मारते थे। तो इस तरह का कानून था शरीयत कानून। और ये शरीयत कानून फिर से तालिबान हमको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में तालिबान के माध्यम से। 1996 से लेकर के 2001 तक में भी हमने देखा है कि कई सारे लोगों को जीभ काट दिए गए, कई सारे लोगों के हाथ काट दिए गए। तो इस तरह का घटनाएं हुई थी 1996 से लेकर के 2001 तक। अभी फिर होने वाली है अफगानिस्तान में। अब देखो इशू क्या आ रहा है? इशू ये रहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक तरह से समर्थन करता है अफगान तालिबान को, क्योंकि वो उसके हित में काम करता है। और पाकिस्तान उतना ही विरोधी है TTP का। TTP में मतलब कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का उतना ही विरोधी है, क्योंकि ये उसे लगता है, पाकिस्तान को लगता है कि TTP जो है उसके देश में आतंकवाद फैलाने का काम करता है। जबकि TTP का उद्देश्य है कि जिस तरह से शरीयत कानून अफगानिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है उसी तरह से हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें, ये TTP का उद्देश्य है। अब पाकिस्तान तालिबान से, अफगान तालिबान से गुहार लगा रहा है कि जो TTP के लोग आपने रिहा किया है। हुआ क्या है कि तालिबान का जिस तरह से अफगानिस्तान में कब्जा हुआ तो उन्होंने कई सारे जेल खोल दिए तो कई सारे हज़ारों लोगों को रिहा कर दिया। हज़ारों लोगों को जो रिहा कर दिया तो कई सारे TTP के लोग जो है उस जेल में थे उसको भी रिहा कर दिया। तो पाकिस्तान ने TTP के लोगों का लिस्ट सौंपा है कि इसको पकड़िए और इसको हमें सुपुर्द कीजिए, ये पाकिस्तान ने सौंपा है। जबकि तालिबान, दोनों तालिबान लगभग एक ही हैं, ऐसा नहीं कि दोनों का सोच अलग है, दोनों का दृष्टिकोण अलग है, सोच सेम है। तो देखना होगा, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अफगानिस्तान तालिबान या अफगान तालिबान पाक तालिबान को लेकर के क्या रणनीति अपनाता है। काबुल में चीन और तालिबान के बीच में हुई पहली बातचीत, एक बार इसको भी देख सकते हो। देखो चीन परेशान क्यों है या चीन तालिबान के मुद्दे पे इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, उसका रीज़न है कि चीन का जो सिंजियांग प्रांत है वहाँ पे लाखों मुसलमानों को जेल में रखा हुआ, लिटरली 10 लाख से अधिक मुसलमानों को जेल में रखा हुआ। और चीन नहीं चाहता कि तालिबान जो है कहीं न कहीं
जो सिंजियान प्रांत में जो उइगर मुसलमानों पे चीन अत्याचार कर रहा है उसको लेकर के तालिबान हस्तक्षेप करे या उसको लेकर के बोले, यहाँ या वहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को फैलाने का काम करे तालिबान, इसलिए चीन तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। अब देखो, चीन ने नहीं मिला सहयोग, अमेरिका नहीं जान सका कोरोना की उत्पत्ति का कारण। आपने याद होगा, आपको कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी को कहा कि आप पता लगाओ कि कोरोना वायरस के उत्पत्ति का क्या रीजन है और जल्द से जल्द हमें वो रिपोर्ट सुपुर्द करो। चीन ने सहयोग नहीं दिया जांच में, और इसलिए अमेरिका को अभी तक जांच के कारणों का पता नहीं चला, कोरोना के उत्पत्ति के कारण का अभी तक अमेरिका को पता नहीं चला, क्योंकि चीन ने सपोर्ट नहीं किया। एक बार इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एडिटोरियल पे पहले भी हमने डिस्कस किया है। विभाजन विविधता दिवस मनाया जाएगा 14 अगस्त को। विभाजन के समय में किस तरह से लोगों की जान गई थी, लाखों लोगों की जान गई थी, उस जो जाने की घटना थी उसको एक विविधता के रूप में भारत सरकार मनाएगी 14 अगस्त को। बाल श्रम पे गहराती समस्या, यहाँ पे एक रिपोर्ट है यूनिसेफ की रिपोर्ट का कहना है कि 2016 में 94 मिलियन बाल श्रमिक दुनिया भर में थे, और 2019 वर्तमान में जो है ये बढ़ करके 160 मिलियन हो गई है। यानी कोरोना के बाद जो है दुनिया भर में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। तो कोरोना के बारे में जब कॉन्सिक्वेंसेस कोरोना के लिखना होगा, कोरोना की जब दुष्प्रभाव आपको लिखना होगा, तब भी आप इसको कोट कर सकते हैं। यूनिसेफ की एग्जैक्ट रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ बाल श्रमिक की समस्या लिखना होगा विश्व भर में, तो भी इसको आप कोट कर सकते हैं। दोनों जगह इसको कोट कर सकते हैं। ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको एक बार पढ़ लेना। स्वच्छ संसद अभियान की आवश्यकता, देखो मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर देता हूं राजनीतिक अपराधीकरण को लेकर के। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, फर्स्ट पेज पे भी आप देखोगे इस तरह का टिप्पणी आपको मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया है कि राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण का खतरा निरंतर बढ़ रहा है। इसकी शुद्धता के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, किंतु हमारे हाथ बंधे हैं, हम सरकार के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं। इसका साधारण मतलब ये हुआ कि राजनीतिक अपराधीकरण को लेकर के देश भर में खतरा बढ़ रहा है, और इसकी शुद्धता के लिए जो है राजनीतिक क्या होता है कि आपराधिक छवि के व्यक्ति जो संसद में जाते हैं, तो कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। संसद में आपराधिक छवि के व्यक्ति जाएंगे तो कानून का निर्माण तो वही करेंगे, तो उसे अनुमति नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति का बेसिकली संसद का काम क्या है? कानून बना करके देश को एक अच्छा कानून देना, देश को स्वच्छ कानून देना, देश में भ्रष्टाचार को रोकना, आपराधिक प्रवृत्ति को रोकना, ये काम बेसिकली काम है संसद का। लेकिन एक आपराधिक छवि के लोग हैं अगर संसद में जाएंगे तो वो क्या इस तरह का कानून बनाएंगे? क्या आप आपराधिक को रोकनेकरण का या राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने का कानून क्या वो बनाएंगे? तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया और साथ ही कहा है कि हम सरकार के जो मैटर है, सरकार का ये मैटर है, सरकार का ये क्षेत्र है, ये विधायिका का क्षेत्र है, और विधायिका के क्षेत्र में हम अतिक्रमण नहीं करना चाहते, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। बेहतर है कि विधायिका ही खुद उस पर निर्णय ले। राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने का निर्णय जो है विधायिका ले, विधायिका एक कानून बनाए। और ये सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी टिप्पणी किया कि हम आपके मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, हमें आप मजबूर मत कीजिए, हम आपके मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। आपका काम है कानून बनाना, तो आप एक ऐसा कानून बनाइए जिससे देश में राजनीतिक अपराधीकरण पे लगाम लग सके। तो क्या ये पॉसिबल है? देखो, एक रिपोर्ट आया था, बोहरा समिति का गठन किया गया था 1993 में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बोहरा कमेटी के रिपोर्ट को अभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि संसद में किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाओ, हर एक राजनीतिक पार्टी में जो है आपराधिक छवि के लोगों का वर्चस्व है। तो वो अभी भी बोहरा समिति जो 1993 में रिपोर्ट गठित हुआ था, उसके रिपोर्ट को आज भी सार्वजनिक नहीं किया गया था। और क्या था बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था? बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में कि देश में जो है राजनीतिज्ञ जो होते हैं, जो नेता होते हैं, प्लस अपराधी और प्लस ब्यूरोक्रेट,
नेता, अपराधी और ब्यूरोक्रेट यानी नौकरशाह, ये तीनों का देश में सांठगांठ, ये कहा गया था बेसिकली बोहरा समिति की रिपोर्ट में। और बोहरा समिति का रिपोर्ट अगर सार्वजनिक होता तो हमें एग्जैक्ट आइडिया होता और एग्जैक्ट हमें डाटा के साथ चीज़ों को पता चलता। तो बोहरा समिति और साथ ही साथ 2002 में संविधान समीक्षा समिति बना था वेंकट चलैया की अध्यक्षता में। इन दोनों समिति ने कहा कि भारत में राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। अब देखो एडीआर का रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार 2004 में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या 128 थी, 2009 में 162, 2014 में 185 और 2019 में 233, मतलब 542 टोटल संसद सदस्य हैं लोकसभा में। 542 में 233 सदस्य पे जो है राजनीतिक अपराधीकरण वाले यानी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं। आप समझ सकते हो 542 टोटल सीट है, 542 में 233 पे जो है राजनीतिक अपराधीकरण वाले लोग हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं। 542 में 233 सदस्य, तो लगभग आधे सदस्य अगर करप्ट हो, आधे सदस्य अगर अपराधी हो, तो क्या अपराध को रोकने के लिए वो कानून बनाएगा? तो निश्चित तौर पे नहीं बनाएगा। और यही हो रहा है। इसी तरह से एडीआर की रिपोर्ट में एक बात अन्य कही गई है कि 2019 में जो है 2009 में जहाँ पे गंभीर अपराधीकरण या गंभीर अपराध वाले व्यक्तियों की संख्या 76 थी, वहाँ 2019 में बढ़ करके 159 हो गई है। यानी गंभीर आपराधिक मामला क्या हो गया? जैसे बलात्कार की घटना हो गया, जैसे मृत्यु की घटना हो गया, हिंसा की घटना हो गया। तो ऐसे जो एक्यूज्ड हैं वो ऐसे एक्यूज्ड की संख्या 2019 में बढ़ के 159 हो गई है, जो कि 2009 में थी 676। संसद सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो राजनीतिक अपराधीकरण का कारण क्या है। पहला कारण है कि अपराधियों के पास पैसा और बाहुबल राजनीतिक दलों को वोट दिलाने में मदद करता है। चूँकि भारत में चुनावी राजनीतिक अधिकांशतः जाति धर्म जैसे कारक पर निर्भर करता है, इसलिए उम्मीदवार आपराधिक आरोपों की स्थिति में चुनाव लड़ सकता है। तो निश्चित तौर पे अपराधी के पास पैसा होता है, अपराधी के पास बाहुबल होता है, पैसा और बाहुबल की स्थिति में वोट दिलाने का काम करता है। और राजनीतिक दल को क्या चाहिए? राजनीतिक दल को तो सिर्फ वोट चाहिए, उसको वोट से मतलब है। तो ये आपराधिक छवि के लोग उसको वोट भी दिलाता है और उसको पैसा का भी मदद करता है, इसलिए राजनीतिक दल इसको संरक्षण देने का काम करती हैं। चुनावी राजनीति कमोवेश राजनीतिक दलों को प्राप्त करने वाली फंडिंग पर निर्भर करती है, यानी पैसा की जरूरत होती है और ये आपराधिक छवि वाले लोग उसको पैसा दिलाने का मदद करता है। भारत में राजनीतिक दलों में काफ़ी हद तक अंतर्दलीय लोकतंत्र का अभाव है। देखो होता क्या है कि मान लो कि किसी भी राजनीतिक पार्टी अगर है तो उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति को हमें टिकट देना अथवा नहीं देना। अब वो जो उसका शीर्ष व्यक्ति जो होगा उस राजनीतिक पार्टी का जो अध्यक्ष होगा बेसिकली वही डिसाइड करता है। तो ऐसे कंडीशन में भारत में अंतर्दलीय लोकतंत्र का अभाव है। अगर मान लेते हैं कि भारत में 20 लोगों की कमेटी हो और 20 लोगों की कमेटी किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, उसको कहा जाए कि आपको चूज करने के लिए, तो वो अच्छे प्रतिनिधि को चुनेंगे। लेकिन एक सिंगल व्यक्ति को कहा जाए चूज करने के लिए, तो निश्चित तौर पे वो अच्छा नहीं चूज करेगा। वो ऐसा व्यक्ति को चूज करेगा जो जीताने की कैपेसिटी रखता हो और जो पैसा कलेक्ट करने की कैपेसिटी रखता हो। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित देरी राजनीतिक अपराधीकरण को प्रोत्साहित करता है। यानी एक संसद सदस्य पे, एक व्यक्ति पे किसी मैटर को साबित करने में 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं। ये देश में न्यायतंत्र की विफलता है। न्यायपालिका को एक व्यक्ति दोषी है या नहीं है इसको साबित करने में 10 वर्ष का समय लग जाता है। निश्चित तौर पर ये न्यायतंत्र की विफलता है और यही विफलता राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ाने में सहायक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम निर्वाचन प्रणाली में सभी उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले को विजयी घोषित करता है। क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? मान लो किसी व्यक्ति को 110 वोट प्राप्त है और किसी को 111 वोट प्राप्त है, तो भले ही पूरे मतदान का ये 5% ही वोट क्यों ना हो, ठीक है, ये व्यक्ति को जीत घोषित कर दिया जाएगा। यही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। जिसको सबसे अधिक मत मिला, भले ही उसको 2% मत क्यों ना मिला हो, 5% मत क्यों ना मिला हो, लेकिन सबसे अधिक जिसको मत मिला हो उसको जीत घोषित कर दिया जाएगा। अब निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली में मौजूदा खामियां भी राजनीतिक अपराधीकरण का मुख्य
कारण है चुनाव आयोग के नामांकन पत्र में दाखिल करते समय उम्मीदवारों की संपत्ति का विवरण, अदालतों में लंबित मामले, सजा इत्यादि को खुलासा करने का प्रावधान किया गया है, किंतु ये अपराध राजनीतिक और अपराध की मध्य सांठगांठ को तोड़ने की दिशा में सफल नहीं रहा। यानी चुनाव आयोग जो है अभी तक अपनी निष्क्रियता के कारण राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने में असफल रहा है। यानी चुनाव आयोग की भी भूमिका है देश में राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ाने को लेकर के। हमारे देश में TN सेशन जैसे निर्वाचन आयुक्त हुए हैं जो राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए काफ़ी सशक्त भूमिका निभाए थे, लेकिन अभी इस तरह का आपको नहीं दिखेगा। नैतिकता का अभाव होना, मूल्यों का अभाव होना भी राजनीतिक अपराधीकरण का कारण है। और साथ ही साथ प्रशासनिक विफलता सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आप गौर से देखोगे, अपराधीकरण कैसे बढ़ा देश में, अगर आप इसके मूल में जाओ, देश में अपराधीकरण बढ़ने का रीजन था कि एक आम आदमी, मान लो वो क्या होता था कि जाता था कोई काम करवाने के लिए विभाग के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास, नौकरशाह के पास, किसी अधिकारी के पास, वो अधिकारी उस आम व्यक्ति की बात नहीं सुनता था। अब क्या हुआ कि वो आम व्यक्ति आ गया बाहुबली के पास, और बाहुबली के पास आ गया कि सरकार हमका मदद कीजिए, हमारा बात नहीं सुन रहा अधिकारी। तो ये बाहुबली क्या करता था कि इस अधिकारी को कॉल करके डांट लगाता था कि तुम इसके बात क्यों नहीं सुनेगा। और बाहुबली जो ही इस अधिकारी को डांट लगाता था, ये अधिकारी को, सबको डर लगता बाहुबली से, ये अधिकारी उस आम आदमी का काम इमीडिएट कर देता था। तो इससे क्या हुआ कि जो आम आदमी है वो नौकरशाह के पास जाने से, अधिकारी के पास जाने से ज़्यादा उचित वो समझते थे कि हम चले जाए बाहुबली के पास। तो इस तरह से देश में बाहुबलियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। निश्चित तौर पे इसको बोलते हैं प्रशासनिक विफलता। प्रशासनिक विफलता निश्चित तौर पे देश में राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ाने में काफ़ी भूमिका निभाई है। अब देखो इसको रोकने का क्या उपाय है। अब इसको रोकने का दो उपाय जो मुझे सबसे सामने दिख रहा है। एक उपाय तो यह है कि सांसद खुद कानून बनाए, सांसद इसको लेकर के एक ढंग का कानून बनाए राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए। और ये मुझे इसका थोड़ा काफ़ी कम इसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि ये बहुत कम होने की संभावना है, क्योंकि संसद इस तरह का कोई कानून नहीं बनाएगा, क्योंकि संसद में जो कानून बनाने वाले लोग हैं वही अपराधी छवि के लोग हैं। दूसरा उपाय दिख रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है खुद एक गाइडलाइन जारी कर दे। जिस तरह से महिलाओं के कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा गाइडलाइन जारी किया था 1996 में, कि महिलाओं को कार्यस्थल पे किसी तरह का जो है उत्पीड़न ना हो। तो इसी तरह का एक गाइडलाइन सर्वोच्च न्यायालय जारी कर दे। तो मुझे लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को ही अब आगे बढ़ के समय आ चुका है, सर्वोच्च न्यायालय ही आगे बढ़ करके इस तरह का गाइडलाइन जारी कर दें। साथ ही साथ एक और चीज़ मुझे दिख रहा है इसका सॉल्यूशन, वो यह दिख रहा है कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो MLA हो गए, MP हो गए, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, जिला परिषद हो गए, इन पे अगर कोई भी मैटर चल रहा है, इनके कोई भी विवाद चल रहा है, तो उसके लिए एक अलग से न्यायाधिकरण का गठन किया जाना चाहिए, अलग से ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना चाहिए। और इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से 1 वर्ष में इस पर जो भी मैटर होगा उसका एक्विजिशन 1 वर्ष में साबित हो जाए, ये प्रोविज़न किया जाना चाहिए। और ये ट्रिब्यूनल जो है डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में गठन किया जाना चाहिए। यानी राजनीतिक अपराधीकरण या कोई भी अपराधी छवि के व्यक्ति हैं, राजनीति में लड़ना चाहते हैं, राजनीति में चुन के आ चुके हैं, मान लो MLA बन चुके हैं, तो उस पर जो भी अपराध है उसको 1 वर्ष के अंदर साबित कर दीजिए आप। या तो वो पूरी तरह से क्लीन होगा, कोई अपराध नहीं है उस पर, या उस पर जो भी अपराध है उसको 1 वर्ष में साबित करके उसको जो सज़ा देना है वो सज़ा दे दीजिए। देखते हैं क्या करती है सरकार, क्या करती है सर्वोच्च न्यायालय, क्या करती है। लेकिन मेरा मानना है कि इसका जल्दी से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। इसको एक बार देख सकते हैं, 109 रूटों पर चलेगी, 150 से ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों ने नहीं दिखाई रुचि। देखो देश में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सरकार ने शुरू किया है, NMP। इसके तहत मैंने बताया था कि निजीकरण और विनिवेश की प्रक्रिया से थोड़ा अलग होगा। इसमें क्या करेगी कि जो सरकारी संस्थान है उसको कुछ दिन के लिए लीज पे देगी। जैसे रेलवे है, रेलवे को लीज पे दे देगी प्राइवेट कंपनी को, और उससे रेवेन्यू जनरेट करेगी सरकार। इसको एक बार पढ़ सकते हैं, IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये आपको देहरादून में पड़ता है। इन्होंने एक PNG चूल्हा बनाया जो 25% गैस की खपत को कम करेगा। निश्चित तौर पे भारत के लिए काफ़ी अच्छा कदम होगा, क्योंकि गैस का भी हम आयात करते हैं विदेशों से। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि सबसे अधिक गैस का आयात हम किस देश से करते हैं।
आईआईटी कानपुर ने इस तरह का एक रोबोट बनाया है जो 1 सेकंड में 5 गोलियां दाग सकता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरह का रोबोट बनाया है आईआईटी कानपुर के कुछ बच्चों ने, जो 1 सेकंड में 5 गोलियां दाग सकता है। जमकर लोन बांटने की तैयारी में केंद्र। देखो, ब्रिटिश अर्थशास्त्री रहे हैं जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स का एक कहना था कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस का कंडीशन हो देश में, या कहीं भी इकोनॉमिक क्राइसिस का कंडीशन हो, तो सरकार को राजकोषीय घाटा की चिंता नहीं करना चाहिए और सरकार को खुले दिन से लोन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लोगों को पैसा बांटना चाहिए। लोगों के पास पैसा होगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो मांग क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों को रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों के पास फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये जो इकोनॉमिक साइकिल है ये मूव करना शुरू करेगा और इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के पास पैसा दिया जाए ताकि मांग क्रिएट हो सके इकोनॉमी में। एक बार इसको भी देख सकते हैं, स्टार्टअप शुरू करने के लिए 40 लाख रुपए देगी सरकार। जो आईटी स्टार्टअप है उसको शुरू करने के लिए सरकार 40 लाख देगी और 100 यूनिकॉर्न बनाने का टारगेट है गवर्नमेंट का। यूनिकॉर्न क्या होता है, $1 बिलियन की कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। $1 बिलियन मतलब होता है लगभग 7500 करोड़ रुपए की कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाएगा। एक बार इसको भी देख सकते हैं, 13.5 लाख करोड़ की से ज़्यादा हुआ टीसीएस का मार्केट कैपिटल। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।